नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबर गांव। 4 मई का दिन है और ये वीडियो प्रेजेंटेशन हम चुनाव आयोग को अग्रिम धन्यवाद के साथ शुरू कर रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों के जो नतीजे हैं इस बार वीकेंड पे नहीं आए हैं। हम लोग वीक डेज़ पे ऑफिस आए हैं, किसी को कॉम्प ऑफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन काम की बात जो इस इंट्रो के बाद शुरू होगी वो यहाँ से आपको देखनी है। 5 राज्यों में जो नतीजे हैं, अभी की जो शुरुआती रुझान है, सुबह 9 सवा 9 के आसपास हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रत्याशित और अप्रत्याशित के बीच में झूल रहे हैं। क्या-क्या हो रहा है, जो शुरुआती ट्रेंड्स हैं, हम आपको आकाश के हवाले से बताते हैं। तो 5 राज्यों में चुनाव हुए, तमिलनाडु और केरला, असम। केरलम। केरलम, हाँ, जो सुविधा के हिसाब से। तो लेकिन असम, इसी ने अपनी वेबसाइट पर केरलम नहीं लिखा है। नहीं, इसी वे केरल ही चला रहा है, तो आज हम लोग इसी के हवाले हाँ। से ही बात करेंगे। और वेस्ट बंगाल, जिसका जी। सबसे ज़्यादा लोगों को जी हाँ। इंतज़ार है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की जब वेबसाइट पे आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसे खुला हुआ नहीं दिखेगा कि कहाँ कितना उतार चढ़ाव है। वैसे भी 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, पहले पोस्टल बैलेट की ही गिनती होती है। लेकिन जब आप दूसरे चैनलों पे देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल की एक बात मैं कह दूं और उसके बाद रिजल्ट पे आऊँ कि इस बार जो है कि 92.47% वोटिंग हुई थी। ये बंगाल के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट है। इससे पहले जो हुई थी वो 2011 में हुई थी 84%। और याद कीजिए उस समय फिर वाम दलों की जो सत्ता है वो उखड़ गई थी और टीएमसी आई थी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी। उस लिहाज से भी इसको पढ़ा जा रहा था कि इस बार जब इतना वोटर टर्नआउट है तो क्या इसका ये परिवर्तन का वोट हाँ, है? क्या ये परिवर्तन का वोट है, हमें नहीं पता। ये कुछ समय बाद पता चलेगा। लेकिन तो अभी जो रुझान दिख रहे हैं उसमें बंगाल में कुछ समय पहले तक बीजेपी आगे चल रही थी लगभग 100 से ज़्यादा सीटों पर। लेकिन जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय अलग अलग चैनल ये चला रहे हैं कि टीएमसी 115 सीटों पर आगे है और बीजेपी 113 सीटों पर आगे। नेक टू नेक फाइट चल रही है। लेकिन ये रुझानों की ही है। अभी हम फिर देख रहे हैं तो बीजेपी आगे ही हो गई है 118 सीटों पे। तो अभी इस तरह से तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। दूसरी जो देखने वाली बात आ रही है वो तमिलनाडु से आ रही है। वहाँ एक नए प्लेयर की एंट्री हुई थी, विजय, जो कि वहाँ मूवी स्टार हैं, उनकी एक छवि भी है अपनी, है मास में एक अपील है बतौर हीरो, बतौर एक्टर। वो उस तरह की फिल्में भी करते रहे पॉलिटिकल, चाहे वो उनकी पिक्चर मास्टर हो या और भी अलग अलग तरह की, जिसमें वो जीएसटी पे, अलग अलग तरह के टैक्स पे, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पे सवाल उठाते रहते हैं उनकी पिक्चर्स में। तो उनकी पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही थी टीवी के। मैं बिहार से आता हूँ, मेरी दिलचस्पी इसलिए भी थी विजय में कि उनके लिए चुनावी रणनीतिकार या सलाहकार के भूमिका में कह लीजिए प्रशांत किशोर थे। प्रशांत किशोर खुद अपनी पार्टी, मतलब वो हार गए बिहार चुनाव में, लेकिन वो वहाँ जाकर विजय के लिए रणनीति बना रहे थे। बाकायदा मीटिंग हुई वहाँ पे। उन्होंने एक सभा को संबोधित भी किया था इलेक्शन से पहले, जो उनके पार्टी के ही लोग उसमें थे। तो वहाँ वो कह के भी आए थे, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी कि तमिलनाडु के चुनाव का जब नतीजा आएगा और मैं जब आपको जिता दूंगा टीवी को तो उसके बाद तमिलनाडु में सबसे पॉपुलर बिहारी अगर कोई होगा तो प्रशांत किशोर होगा, धोनी नहीं होंगे अभी तक। जब आप ये कह रहे हैं, हाँ। मैं दर्शकों को फिर से बताऊं कि ये नतीजे ना, ये नंबर्स तो बिल्कुल बदलेंगे ही बदलेंगे। हाँ। हम वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर ये कटेगा, फिर ये छपेगा। लेकिन जब आप ये कह रहे थे टीवी के 74 और डीएम के 67 हो गया था। तो टीवी के अभी 74 सीटों पे है। दूसरी एक चीज़ ये देखिए कि बंगाल में 2 सीटों पे सबका ध्यान रहेगा, भवानीपुर और नंदीग्राम। नंदीग्राम में पिछली बार ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हराया था। शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के नेता हैं। इस बार भी अभी जो गिनती चल रही है तो हम देख रहे हैं कि 3000-4000 वोटों से शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में आगे चल रहे हैं। भवानीपुर में भी उन्होंने इस बार पर्चा भरा जब भवानीपुर से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस बार वो एक ही सीट से लड़ रही थी और उन्होंने कहा कि भवानीपुर, वहीं से वो विधायक भी थी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से लड़ रही है तो ठीक है, हम चल के सीधे सिर लड़ाना जिसको कहते हैं कि सिर भिड़ा के चुनाव लड़ेंगे, तो शुभेंदु अधिकारी वहाँ भी लड़ रहे हैं। नंदीग्राम में कुछ समय पहले तक जिनको एक लोकल नेता है वहाँ पे, पवित्रा कर, मेरे ख्याल से उनका नाम है, पवित्रा कर ही है, जिनको माना जाता था कि वो शुभेंदु अधिकारी के करीबी हैं, उनको चुनाव से ठीक पहले जिस दिन टिकट मिला है उसी दिन सुबह 8-9 बजे के करीब में अभिषेक बनर्जी ने उनको टीएमसी ज्वाइन करवाया और 10 बजे जब टिकट का ऐलान हुआ तो पवित्रा कर को वहाँ से नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतार दिया गया। तो इन 2 सीटों पर भी नजर रहेगी क्या ममता बनर्जी खुद भी अपना सीट बचा पा रही हैं, क्योंकि पिछली बार तो नहीं बचा पाई थी। तो ये फिलहाल जो शुरुआती 9:21 हो रहे हैं जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी तक ये सीन दिख रहा है हमें। असम की अगर बात कर लें तो असम में मतलब वो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही जा रहा है। एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही जा रहा है कि चुनाव प्रचार में जितनी डाइट कोक पी है हिमंता बिस्वा शर्मा ने, वो उनके डाइट में लग रहा है कि दिखेगा भी। जो पॉलिटिकल उनका इलेक्शन वाला डाइट है उसमें वो मजबूत ही दिख रहे हैं। तो 72 पे अभी बीजेपी आगे चल रही है असम में
और कांग्रेस 27 पे। तो शुरुआती कुल जमा यही है, लेकिन फिर हम जोड़ देते हैं, जो बार बार जोड़ते ही रहते हैं कि 1-2 घंटे अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा। उसके बाद मतलब मुझे लगता है कि 11 बजे के बाद थोड़ी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, कहाँ कौन क्योंकि आएगा। अभी देखिए हम 9:22 हो गया है बात करते करते, अभी ऑलमोस्ट कंक्लूड ही हो रहा होगा जो पोस्टल बैलेट्स हैं, और अभी टेबल पे जैसे मशीन रखा होता है वो खुलना शुरू हुआ है। और ईसीआई की वेबसाइट पर आपको नहीं दिखता है क्योंकि ईसीआई सर्टिफिकेट इश्यूज होते हैं, उसके बाद वो दिखाते हैं। बाकी आप अगर देखेंगे चैनल्स पे, तो चैनल्स क्योंकि उनका रिपोर्टर खड़ा होता है काउंटिंग सेंटर पर, तो वहाँ जो अनाउंसमेंट होता है वो उस हिसाब से बताते हैं, तो इसीलिए ईसीआई और इसमें फ़र्क आ रहा है। तो हम कुछ जानकारी ऋषिकेश जी से भी लेंगे क्योंकि वो तो गए थे बंगाल, और जैसे हमने कहा कि प्रत्याशित और अप्रत्याशित, असम में प्रत्याशित की तरफ रुझान है, और तमिलनाडु में भी प्रत्याशित की तरफ से ही है। अगर आप ये देखें कि जिस तरह से एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आए थे, तो एग्जिट पोल ने ये प्रिडिक्ट किया था कि मजबूत रहेगा टीवीके का प्रदर्शन, और डीएमके बहुत पीछे भी नहीं रहेगा। यही चीज़ आप अभी भी नतीजों में देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर के इतना आप ये कह लीजिए बहस थी ऋषिकेश की, कुछ पोलस्टर्स ने प्रिडिक्शन नहीं करना सेफ माना कि इस पचड़े में क्यों पैर फंसाना जब कोई बहुत बुरी तरह गलत हो सकता है। आप बंगाल में थे, अलग अलग रीजन्स में आपने ट्रैवल किया, सुंदरबन आप गए, दार्जिलिंग हिल्स की तरफ आपका जाना हुआ, कलकत्ता राजधानी है वहाँ तो आप गए ही, कई लोगों से आप मिले। तो जितनी सारी चीज़ों की चर्चा हुई थी पश्चिम बंगाल में चुनाव के संदर्भ में, उन पर एक एक टिप्पणी आपसे ले लेते हैं। अभी जो आप रुझान देख रहे हैं कि बीजेपी कभी आगे हो जाती है 2-3 सीट से, तृणमूल आगे होती है तो 1 ही 2 सीट से आगे हो पाती है, 50-60 का नुकसान तो अभी से दिख रहा है। आपको ये नज़र आया था जब आप बंगाल में थे? देखिए, अभी जो रुझान है, अभी कितना सिर्फ मुश्किल से 1.5 घंटे हुए हैं, जी। तो अभी बहुत समय बाकी है। और आमतौर पे जो एक ट्रेंड हमने देखा है कि बाकी इलेक्शंस में 12 साढ़े 12 तक रिजल्ट लॉक होने शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर ऐसी स्थिति आएगी भी, तो फिर वो बहुत स्लो डाउन उसको किया जाएगा, और ये बहुत लेट जाने वाली हैं चीज़ें। इसका मतलब कि आज हम लोग दफ्तर में देर तक रुकने वाले हैं, ठीक है। और जो हमने पॉलिटिकली जो सेंस किया वहाँ चीज़ें, मैं ये कह सकता हूँ कि ममता बनर्जी को हटाने का चुनाव तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अभी भी मैं मानता हूँ, जब वहाँ लोगों से हमने बातचीत की तो बीजेपी को देखते हुए बंगाली जनता ये नहीं आज तक कनेक्ट कर पाती है कि बीजेपी बंगाली सेंटिमेंट्स, बंगाली कल्चर से उस तरीके से अलाइन होती है, एसोसिएट होती है। ये एक सबसे बड़ा फैक्ट था। और दूसरा कि चाहे आपको अगर मतलब ममता बनर्जी के सामने कोई ऐसा चेहरा बीजेपी के पास नहीं था जिसको सामने रख के वो चुनौती दे सकें। नहीं, फिर बीजेपी वाले तो ये भी कहेंगे कि हमने कई और चुनाव भी लड़े भारतीय जनता पार्टी ने जिसमें चेहरा उन्होंने नहीं दिया और अंततः उनकी सरकार बनती रही। लेकिन ये ठीक है, एक ये फैक्टर रहा कि आप एक ममता बनर्जी की शख्सियत जितना बड़ा, वो एक जो टावरिंग पर्सनालिटी है, उतना बड़ा एक चेहरा नहीं दे पाई बीजेपी। लेकिन इस चीज़ को वो कैसे भुना रहे हैं, जब आप अमित शाह के मैनेजमेंट और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे इस चुनाव को लड़ रहे हैं, तो टीएमसी इसको किस तरीके से भुना रही है। वो इस मतलब ये बाहरी बनाम एक बंगाली की लड़ाई पिछली बार भी 2021 में भी ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा था, और इस बार तो और बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि जब हम वोटर टर्नआउट देख रहे हैं 90% से ऊपर, तो एक चीज़ जो हमें ये समझ आई कि उसी टाइम पे गैस की किल्लत हुई थी, इलेक्शन के समय ही जब ये गैस की किल्लत हुई, तो बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं वो घर गए। और उनका वोट, जहाँ तक मुझे लगता है, जितने लोगों से बातचीत करके समझ आई कि उस टाइम पे जो वो एग्जैक्ट जो गुस्सा है कि मतलब लोग गए, लोगों को वहाँ से भागना पड़ा, और उससे पहले बहुत सारी चीज़ें थी कि जिस तरीके से बीजेपी स्टेट्स में बंगालियों पे हमले हुए, फोर्सफुली डिपोर्ट भी किया गया उनको बांग्लादेश के बॉर्डर में। तो ये सारी जो चीज़ें थी, उसको लेके एक चीज़ समझ आ रहा था कि बंगाली कल्चर, बंगाली सेंटिमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। मेरे हिसाब से जो मुझे लगा कि लैंग्वेज और कल्चर और उस बंगाली अस्मिता का मुद्दा सबसे बड़ा रहने वाला है। और दूसरा कि लॉजिकल डिस्पेंसी के नाम पे जो 27 लाख जो वोट काटे गए, वो चुनाव के बाद ये देखना अहम होगा कि उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि ये 27 लाख लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये डेड लोग नहीं हैं। तो अब ये 27 लाख
किनके तरफ गए। हालांकि ये भी चीज़ें सामने आई कि जो मतुआ जो वोट बैंक है सबसे बड़ा बीजेपी का, जो एक तरफा उन्हीं को वोट करते हैं, स्पेशली सीए की बात जब से बात हुई तो लेकिन उनके भी वोट कटे। लेकिन जिस तरीके से मुर्शिदाबाद के लिए, मुर्शिदाबाद इतना बड़ा जिला है, 27 से 29 सीटें वहाँ पे हैं, तो ऐसी जगहों पे लॉजिकल डिस्पेरेंसी के नाम पे बहुत सारे वोट काटे गए। वहाँ पे एडजुडिकेशन में बहुत बड़ी संख्या में नाम गए। तो ये थोड़ा देखना अहम होगा कि कहाँ इनकी क्या क्या चीज़ें, स्पेशली नॉर्थ 24 साउथ परगना में क्या वो लीड ले पाते हैं, क्योंकि कुछ जगह तो वो बहुत ही सेफ हैं। जैसे नॉर्थ बंगाल, वहाँ पे ऐसा कोई क्राइसिस हुआ भी नहीं जिसकी वजह से मैं ये समझूं कि बीजेपी को कोई नुकसान हुआ हो, और उल्टा एंटी इनकम्बेंसी वहाँ ज़्यादा दिखा टीएमसी के खिलाफ। तो सबसे महत्वपूर्ण वही सीटें हैं जो जहाँ से टीएमसी का एकदम कोर सब कुछ आता है, जहाँ से टीएमसी सबसे ज़्यादा जीतती है। मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, नॉर्थ 24 साउथ 24 परगना हो गया, और तो इन सब जगहों पे कौन लीड ले पाता है उससे देखना पड़ेगा। मुझे ऋषिकेश ये बताइए कि जैसे अभी जो ये जो रनअप जिसको बोलते हैं काउंटिंग से पहले 1-2 दिन पहले जिन चीज़ों की बात हुई उसमें एक चीज़ ये भी थी कि जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हमारे हैं उनका डिप्लॉयमेंट की बड़ी ये शिकायत की तृणमूल कांग्रेस ने कि आपने मिलिट्राइज करने की कोशिश की बंगाल में, और बीजेपी ने ये कहा कि ये मिलिट्राइज करना नहीं है। आप याद कीजिए कि जब पहले इलेक्शंस यहाँ हुआ करते थे तो इतनी गुंडागर्दी थी कि वोटर वोट डालने से ही कतराता था, स्पेशली जो सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ। तो उस वोटर को सुरक्षित महसूस कराने के लिए डिप्लॉयमेंट ज़रूरी था। आप जब वहाँ पर थे फील्ड पे, क्या आपको भी ये डिप्लॉयमेंट नज़र आया, और इस डिप्लॉयमेंट को लेकर के आम लोगों का रिएक्शन क्या था? देखिए, जब मैंने देखा कि जम्मू कश्मीर नंबर की गाड़ियां जब उस तरीके से चल रही हैं, जो एकदम अत्याधुनिक हथियारों से लैस गाड़ियां, तो मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था। लेकिन जब मैंने वहां लोगों से बातचीत की तो लोगों ने कहा कि देखिए, ये जो बंगाली जर्नलिस्ट हैं वो हमेशा टीएमसी को फेवर करते हुए आपको नज़र आएंगे, लेकिन एक बार उनसे पूछिए कि जब सीपीआईएम का लगातार दबदबा था तो क्या ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से डिमांड नहीं की थी आप 2011 का इलेक्शन फेयर कराइए? तो एक बार जरा पता करिए, किसी हवाले से पता करिए कि क्या इतनी ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती 2011 में नहीं थी? तो फेयर इलेक्शन कराने के लिए मतलब ठीक है, मतलब क्योंकि ज़रूरत है बंगाल को, क्योंकि बंगाल का कल्चर वायलेंस का हमेशा रहा, पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर रहा है। तो ये इंश्योर उन्होंने करने की कोशिश की। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आमतौर पे जो हमने देखा यूपी में, जिस तरीके से हमने देखा था पंचायत इलेक्शंस में या फिर विधानसभा चुनाव में, कि किस तरीके से वोट नहीं देने दिया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में एक चीज़ अच्छी रही कि हिंसा बहुत हुई, लेकिन ये नहीं हुआ कि ये इसका कैडर उसको वोट नहीं देने दे रहा है, उसका कैडर उसको वोट नहीं देने दे रहा है। तो ये वाली चीज़ फेयर हुई। बाकी चीज़ों पे बहुत चर्चा की जा सकती है कि किस तरीके से आईपैक की ग्राउंड टीम को छोड़कर भागना पड़ा सारा, है ना, लास्ट में कैसे उनके ऑपरेशंस बंद हुए, कैसे टीएमसी का पूरा कामकाज इफेक्ट हुआ। देखिए, जिस तरीके से जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है बेल भी मिल जाती है डायरेक्टर को। तो लेवल प्लेइंग फील्ड था या नहीं, इसकी चर्चा हम आगे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक फेयर इलेक्शन कराने के लिए तो ये बेहद ही ज़रूरी था, क्योंकि हमारे कैमरे पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड हुई कि जब हम जीतेंगे तो देखिएगा ये सारे बीजेपी वालों को घर छोड़कर भागना पड़ेगा। तो ये तो वहाँ के कल्चर में है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये आरोप लगे कि सेंट्रल एजेंसी जिस तरीके से काम कर रही थी, और कई सारे ऐसे वीडियोस आए जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीएमसी जारी भी करती थी कि सेंट्रल ऑब्जर्वर्स किस तरीके से मुलाकात करते थे इन पर्सन बीजेपी कैंडिडेट से। तो ये सारी चीज़ें पैरेलली हो रही थी। और जिस तरीके से आप देखिए कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तुरंत ही डीजीपी को बदला जाता है, गृह सचिव को बदला जाता है, मुख्य सचिव को बदला जाता है। 25 आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को दूसरे स्टेट में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा जाता है, जो कि पहले नहीं देखा गया था कभी, है ना। तो ये सब चीज़ें देख के एक चीज़ तो समझ में आई कि, और इससे जो सेंटिमेंट जो बंगालियों के बीच में गया, जो मैंने समझा कि वो फिर ममता बनर्जी को ऐसे देख रहे हैं कि हमारी लीडर वो है जो सीधे सेंटर से लड़ रही है। वहाँ पे क्या था कि वहाँ लड़ाई बीजेपी वर्सेस टीएमसी फिर दिख ही नहीं रही थी। वहाँ ऐसा लग रहा है कि पूरी एक केंद्र सरकार है जो एक राज्य सरकार पर हमला बोलने जा रही है। तो ऐसे में उन्होंने ममता बनर्जी को एक फियरलेस लीडर के तौर पे देखा, और
मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये ट्रेंड थोड़ा और बढ़ेगा तो जो हमने सेंस किया ग्राउंड पे वो चीज़ें दिखेगी। बाकी ये देखना होगा कि जिस तरीके से पंचायत इलेक्शंस में 2023 में हमले बहुत ज़्यादा हुए, क्योंकि जब टीएमसी जीत के आई तो फिर से स्टेट की पुलिस सब उनके हाथ में थी, जो कि 2021 के विधानसभा चुनाव में नहीं चल पाया था। तो अब ये देखना होगा कितना फियरलेस इन्होंने कैडर को वापस से बिल्ड किया बीजेपी ने, क्योंकि जिस तरीके से हर 30-50 वोटर पे एक पन्ना प्रमुख, शक्ति प्रमुख, इस तरीके से वो काम कर रहे थे, क्या उन्होंने टीएमसी को वो बीट करने में सफल हो पाएंगे उस तरह से। लेकिन हाँ, साइलेंट वोटर्स काफ़ी ज़्यादा थे बीजेपी के पक्ष में, जो कि मिलते थे। और जो साइलेंट वोटर्स थे ज़्यादातर हमें उन जगहों पे मिले जहाँ पे एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है, क्योंकि मामला है किसी कम्युनिटी का हो या कास्ट का हो, दबदबा वाला मामला होता है कि अगर कहीं पे अगर 50% से ऊपर अगर कोई एक कम्युनिटी एक्सीड करती है तो जाहिर तौर पे वो आप एक दबाव में रहते हैं वहाँ पे। तो ऐसा ही बहुत असंतोष लोगों में था, कई सारे हिंदुओं में था इस चीज़ को लेके कि ममता बनर्जी मुस्लिमों को ज़्यादा फेवर करती हैं, और कभी उनकी वजह से अगर हम छिटपुट घटनाएं होती होंगी, और हुई भी हैं मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से चीज़ें हुई, तो मिक्स्ड पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं भाजपा ये इंजेक्ट कर पाने में सफल रही कि हिंदुओं की पार्टी हम ही हैं। एक तो अगर आप चेंज के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए देख लीजिए, उससे एक मैसेज ये भी जाता है कि जैसे ये लगातार कह रही थी कि किसान सम्मान निधि योजना के पैसे नहीं आ पाते यहाँ, सेंटर कई सारे स्कीम्स जो सेंटर के बाकी राज्यों को मिलते हैं उसके पैसे ये हमारे यहाँ रोकते हैं। तो एक बड़ी संख्या जो वोटर्स की है वो ये भी सोचती है कि जब आपके होने से जब सेंटर बैकअप आपको करती ही नहीं तो फिर हम एक ऐसी ही सरकार बना दें जिसको सेंटर का बैकअप प्राप्त हो। तो ये बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर्स हैं, और खासकर जैसे पहले ये लगता था कि बीजेपी के वोटर्स को कि अगर हम इन्हें वोट नहीं देंगे, मतलब अगर हम बीजेपी को वोट देंगे तो हो सकता है हमारा वोट बर्बाद हो जाए। पहले ऐसा भी लगता था कि अगर टीएमसी वालों को पता चलेगा तो हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन इस बार ऑन कैमरा वो लोग ये कह रहे हैं कि पहले डरते थे लेकिन इस बार डरेंगे तो काम नहीं चलेगा। मतलब इस बार वो ये सोच कर चल रहे हैं कि ये शायद वो मौका है जहां पे अगर उन्होंने कॉन्फिडेंस से अगर बीजेपी का बटन दबा दिया तो जो वो चाहते हैं लंबे समय से वो होकर रहे। देखते हैं कि कैसे आगे जब ट्रेंड बढ़ता है तो क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है। यही है। तो इस तरह के और कई सारे वीडियो प्रेजेंटेशंस आपको आज दिन भर देखने हैं। 4 मई का दिन लंबा होने वाला है पार्टीज़ के लिए, दर्शकों के लिए भी और हमारे लिए भी। शाम तक हम खेलेंगे और इस वादे के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपको लगातार नंबर्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, ट्रेंड्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, और ये जानकारी भी मिलती रहेगी कि जो नंबर्स आप देख रहे हैं उनके पीछे की कहानी क्या है। चलते चलते कि आकाश हम एक और बार दर्शकों को बता सकते हैं 5 राज्यों में क्या क्या हो रहा है। असम से शुरुआत करते हैं। असम से अगर शुरू करें तो वहाँ अभी फिलहाल मतलब बीजेपी ही आगे चल रही है 85 सीटों पर, और कांग्रेस 25 सीटों पर आगे है। तमिलनाडु की अगर बात कर लें तो वहाँ डीएमके जो है स्टालिन वाली पार्टी है वो 53 सीटों पर है। टीवी के विजय वाली पार्टी 84 सीटों पर आगे चल रही है रुझानों में। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी 129 सीटों पर, और फिर से टीएमसी पीछे हो गई है और 108 सीटों पर आगे चल रही है। पुडुचेरी में 7 पे बीजेपी आगे है, कांग्रेस 3 पर है, 2 अन्य हैं, मेरे ख्याल से ये निर्दलीय हो सकते हैं। तो केरल में अगर जाएं इसी के हिसाब से केरल और आधिकारिक तौर पर केरलम, तो उसमें एलडीएफ जो है पिनरई विजयन के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वो 29 सीटों पर आगे चल रही है। और यूडीएफ लगभग स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। हाँ, बीजेपी वहाँ 12 सीटों पर आगे चल रही है। तो फिलहाल ये है 50% उन्होंने हिट कर ही दिया है, 77 जब हो बंगाल गया। से एक सीट को लेकर जो अपडेट है मेरे पास वो ये है कि भवानीपुर से जहाँ ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में फाइट है वहाँ शुभेंदु अधिकारी फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो ये एक मतलब जिसको कहते हैं कि झकझोरने वाली चीज़ हो सकती है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि ये दोबारा वो दूसरी बार हार आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी जब आप मुख्यमंत्री हैं और अपनी पार्टी की सर्विस। और फिर वो फ्लूक नहीं रह जाएगा ना, लोग मानेंगे इस बात को कि शुभेंदु अधिकारी में ज्यादा मास अपील, अगर दोबारा वो हरा देते हैं तो फिर मतलब अगर एक सिचुएशन ऐसा सोच लिया जाए कि टीएमसी जीत जाती है राज्य में लेकिन शुभेंदु अधिकारी हरा देते हैं ममता बनर्जी को, फिर वो जो इसको एक जो कहता है ना कि हनक होती है एक नेता की, वो हनक शायद ममता बनर्जी की कम पड़ने लगेगी। तो ये है चीज़ें हम दिन भर में देखते ही रहेंगे। बंगाल के बारे में बात होगी, बाकी राज्यों के बारे में भी। इन सारे वीडियो प्रेजेंटेशंस को यदि आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए खबर गाँव के साथ। थैंक यू।